हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी क्लास स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए कंडक्ट की जा रही है और हमारा जो इसका क्लास का पैटर्न है वो है एमसीक्यू फॉर्मेट्स में डिस्कस करना। कल दो क्वेश्चन दिए गए थे आपको, उसमें से पहला सवाल था स्टॉर्म एक्स फ्यूल। आपको ये बताना था कि ये किसने लॉन्च किया है, इसका संबंध किस प्रोग्राम से है। सो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन ऑयल while collaborating with the मोटर स्पोर्ट्स क्लब। मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है और उन्होंने जो रेसिंग स्पोर्ट्स होते हैं, हमारे मोटर स्पोर्ट्स, जो रेसिंग कार कॉम्पिटिशन होते हैं, उनके लिए फ्यूल बनाया गया है जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा है। ये ऑक्टेन नंबर डिफाइन करता है फ्यूल कितना एफिशिएंट है, राइट। जितना हाइयर होगा ऑक्टेन नंबर जितना हाई होगा उतना ही फ्यूल जो है बेस्ट क्वालिटी का होगा। फ्यूल क्वालिटी विल बी ग्रेटर अकॉर्डिंग टू दी ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉर्म एक्स फ्यूल है, ये कोई मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी। स्टॉर्म एक्स एक प्रकार का फ्यूल है जिसे लॉन्च किया है इंडियन ऑयल ने मद्रास मोटर स्पोर्ट्स क्लब के साथ मिलकर के, राइट। स्पेसिफिकली से बनाया गया है फॉर दी रेसिंग कार्स, रेसिंग कार कॉम्पिटिशन होते हैं हमारे, उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे मिशन वाइपर कि मिशन वाइपर क्या है। बेसिकली एक रोवर है ये क्या है, एक इट इज अ काइंड ऑफ rover which has been which was decided to be launched by the NASA in the year 2023। नासा का मिशन जो था ये था साउथ पोल ऑफ मून के लिए, साउथ पोल ऑफ मून। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर पता लगाना दैट वहां पर पानी है या नहीं है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना था किसका, वाइपर रोवर का, जो कि मिशन था नासा का। बट अभी ये स्टॉल कर दिया गया, मतलब इसको रोक दिया गया है, राइट, होल्ड पे है ये। इस वाइपर का पूरा नाम है, वाइपर स्टैंड्स फॉर दी वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ठीक है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, मून के साउथ पोल पर क्या पानी की अवेलेबिलिटी है या नहीं ये पता लगाना, साथ ही साथ इसका ओरिजिन और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है इस साइट पर ये आइडेंटिफाई करना किसका ऑब्जेक्टिव था, मिशन वाइपर का। एक प्रकार का रोवर था ये मिशन वाइपर, बट ये भी स्टॉल्ड कर दिया गया है, राइट। इस नासा के साथ क्या है कि कंपनी है एस्ट्रोबोटिक, नाम याद करिएगा आप, एस्ट्रोबोटिक कंपनी है, इसका कोलैबोरेशन था और इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था दैट वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट मिशन रोवर एट द साउथ पोल ऑफ नासा टू आइडेंटिफाई द ट्रेसेस ऑफ वाटर। सो अब ये एस्ट्रोबोटिक कंपनी है, इनका एक ग्रिफिन स्पेसक्राफ्ट है, ग्रिफिन स्पेसक्राफ्ट, इसको फिर भी लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ इसमें क्या नहीं होगा, वाइपर रोवर नहीं होगा बस, लेकिन फिर भी इसको लॉन्च करेंगे ग्रिफिन स्पेसक्राफ्ट को, जो कि लैंड करेगा मून पर। ये यहाँ तक आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए आज ही क्लास के लिए कुछ करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको दे जाते हैं, वो आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक श्रीमती कमला पुजारी जी हैं, कमला पुजारी, हाल ही में इनका डिमाइस हुआ है, डेथ हुई है। आपको बताना है कि ये इनका संबंध किस क्षेत्र से है, इन्हें कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, किस फील्ड से है, फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड कौन सा है, और कुछ वर्ष पहले इन्हें एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको बताना है कि उसका आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन है इंडियन एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर टू यूएस, ये हाल ही में अपॉइंट किए गए थे, ये कौन है, इनका नाम बताना है, राइट। और एक क्वेश्चन है क्लाउड स्ट्राइक, राइट, क्लाउड स्ट्राइक हाल ही में ये न्यूज में था। तो आपके लिए तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट इज कमला पुजारी हैं, इनका देहांत हुआ किस फील्ड से, कौन सा अवार्ड दिया गया है, और यूएस के लिए भारत के राजदूत कौन अपॉइंट किए गए हैं उनके बारे में बताना। बहुत फेमस पर्सन है, काफी टाइम से आप नाम सुनते आ रहे हैं। एक क्लाउड स्ट्राइक एक इवेंट हुआ था, उससे संबंधित इसका नाम है, राइट। आई होप कि आप इसका आंसर फाइंड करने का प्रयास करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है
हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान में? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। मिस्टर विक्रम मिश्री, राइट। सेकंड इज वी अनंत नागेश्वरन, थर्ड है बीवी आर सुब्रमण्यम, फोर्थ इज अजय कुमार भल्ला। देखिए इनमें से एक नाम तो है हमारा राइट आंसर, बाकी तीन जो ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, इनमें से तीनों व्यक्ति किसी न किसी प्रेस्टिजियस पोस्ट पर अभी सिटिंग है। तो पहली बात करते हैं विक्रम मिश्री जी की, राइट। विक्रम मिश्री जो है हमारे, ये हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव कौन है हमारे? विक्रम मिश्री जी। अजय कुमार भल्ला हैं, ये हमारे हैं होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री। भारत के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जी हैं। जितनी भी हमारी फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्सेस, वो इनके अधीन आती है, लाइक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हमारी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, CISF है, ठीक है, वो किसके अंदर आती है? अंडर दी सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एक तीसरा नाम हमें देखने को मिलता है BVR सुब्रमण्यम जी का, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस अर्लियर दैट ही इज दी CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के क्या है ये? CEO। अब आप पूछेंगे कि इसका चेयरमैन, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है? तो नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं? वो हैं वर्तमान में सुमन बेरी जी। तो इसका आंसर क्या निकलता है? वी अनंत नागेश्वरन इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? और वी अनंत नागेश्वरन जी, वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन जी इनका पूरा नाम है, राइट। ये क्या है? एक भारत की पोस्ट है जो कि भारत सरकार के तहत जो सेक्रेटरी का पद होता है सचिव का, उस रैंक के अधिकारी होते हैं ये। He is the this post is equivalent to the post of secretary to government of India। भारत सरकार के सचिव हैं, उस पद के अधिक, उस रैंक के अधिकारी होते हैं। अब इनका बेसिक काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इकोनॉमिक, ट्रेड यानी व्यापार, कॉमर्स यानी वाणिज्य, इनके मैटर में एडवाइस रेंडर करना, टू रेंडर द एडवाइस in matters of economics, trade and commerce to the government of India as well as to prepare annual economic survey। आर्थिक समीक्षा आती है a day before बजट प्रेजेंटेशन, उसको प्रिपेयर करने का काम किसका है? हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका। ये किसके हेड होते हैं? ही इज द पर्सन इज हेड ऑफ द इकोनॉमिक डिवीजन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग आता है जिसका नाम है आर्थिक मामला विभाग, उसमें एक डिवीजन है इकोनॉमिक डिवीजन, उसके हेड होते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इनकी नियुक्ति करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम बात करें कि इस पद की जब पहली बार पद बना, इस पर पहले व्यक्ति कौन थे जो कि भारत के फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने? तो नाम याद रखिएगा आप, JJ अंजरिया है, JJ अंजरिया नाम है इनका, जो भी आप बोलना चाहें। ये व्यक्ति भारत के पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इनका रोल, इनके फंक्शंस क्या है, इनकी भूमिका क्या है सरकार के प्रति? तो ही रेंडर्स एडवाइजेस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर्स कंसर्न विद द फाइनेंस, वित्त संबंध में, व्यापार, कॉमर्स यानी वाणिज्य संबंध में, ट्रेड यानी व्यापार के संबंध में, इकोनॉमी यानी पूरी अर्थव्यवस्था के संबंध में सरकार को सलाह देना। साथ ही साथ एनुअल इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर करना, ये इनकी जिम्मेदारी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और क्या होता है कि भारत की जो भारतीय इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, IES सर्विसेज, इनके एक्स ऑफिशियो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होते हैं। कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, राइट। अब जो तीन नाम पढ़े थे हमने, ऑप्शन देखे थे, उनके बारे में बताई गई जानकारी कि ये भारत के विदेश सचिव हैं। इससे पहले कौन थे? विनय क्वात्रा, विनय मोहन क्वात्रा, राइट। अब इन्हीं को हाल ही में एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद दिया गया है, राइट। इसका आंसर कल मिलेगा आपको। तो विनय मोहन क्वात्रा हैं भारत के पहले क्या थे? विदेश सचिव। वर्तमान में कौन है? विक्रम मिश्री जी। BVR सुब्रमण्यम, ये कौन है? हमने पढ़ा नीति आयोग के CEO हैं। अजय कुमार भल्ला जी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं, मतलब गृह मंत्रालय के सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला जी, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेवल शिप्स
हैज बीन निकनेम्ड एज द रेजिंग राइनो। निम्नलिखित में से किस नौसैनिक जहाज को रेजिंग राइनो का उपनाम या पदनाम दिया गया है? उपनाम किसे दिया गया है? रेजिंग राइनो नाम से। आपके सामने चार ऑप्शन है, आईएनएस बेतवा, इंडियन नेवल शिप बेतवा, आईएनएस ब्यास, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर है आईएनएस ब्रह्मपुत्र। ऐसा क्यों? जो आईएनएस ब्रह्मपुत्र है ये मुंबई में रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, मुंबई में इसका चल रहा था रीफिटिंग, ठीक है, इसके काइंड ऑफ रिपेयरिंग चल रही थी, उस दौरान इसमें आग लगती है और ये सिंक हो जाती है, और इसी का नाम है रेजिंग राइनो, इसको नाम दिया गया है ड्यू टू द फीचर्स लाइक राइनोसर, गैंडे के इस तरह का आकार या उसका कलर है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र है, ये कब कमीशन हुई थी इंडियन नेवी के अंदर? इन द ईयर 2000, वर्ष 2000 में इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया था। इसे डेवलप किया गया है, भारत सरकार का एक पीएसयू है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये नाम याद रखिएगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, GRSEL के द्वारा डेवलप किया गया किसको? आईएनएस ब्रह्मपुत्र को। ये हमारी क्या है, आईएनएस ब्रह्मपुत्र जो है ना, एक इनहेंसमेंट है, इसका नया वर्जन है किसका? गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स का, राइट। सबसे पहले थी हमारे पास गोदावरी क्लास फ्रिगेट्स थी। फ्रिगेट्स क्या होती है? देखिए ये होती है स्मॉल शिप्स, स्मॉल शिप्स, ये स्मॉल शिप्स होती हैं। क्या काम आता है इनका? इनका एक काम ये होता है कि एस्कॉर्ट करना बड़ी शिप्स को, टू एस्कॉर्ट लार्ज शिप्स बाय प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी। इनमें क्या होता है, कुछ न कुछ छोटे छोटे फायर गन्स भी होती हैं, टॉर्पिडोज होते हैं, जिससे क्या होता है कि बड़े नेवल शिप को ये करती है प्रोटेक्शन और उसे एस्कॉर्ट करके किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाती हैं। तो क्या है, गोदावरी क्लास, गोदावरी वर्ग की फ्रिगेट्स थी, उन्हीं का नया वर्जन है आईएनएस ब्रह्मपुत्र। से कुल 3 बनाई जा रही है, आईएनएस ब्रह्मपुत्र, आईएनएस व्यास और आईएनएस बेतवा, राइट। और ये क्या है, भारत की फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्रह्मपुत्र क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स, राइट। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब इसमें कौन कौन से वेपन्स इंस्टॉल किए गए हैं? इसमें मीडियम रेंज, क्लोज रेंज यानी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, क्लोज रेंज की, मीडियम रेंज यानी मध्यम दूरी की, इसमें क्या की गई है, एंटी एयरक्राफ्ट गन इंस्टॉल की गई है। साथ ही साथ सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी इसके अंदर है, और टॉर्पीडो लॉन्च कर सकता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी डिटरेंस है इन दी ओशन, ये इंक्रीज होती है, हमारी जो सिक्योरिटी है ये हमारी इंक्रीज होती है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र जो है ये पहला शिप है, इसके बाद 2 बनाए गए, आईएनएस बेतवा, आईएनएस व्यास, ठीक है। ये दोनों भी रिवर के नाम पे ही है, बेतवा एमपी में है, व्यास आप जानते हैं सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस पैम एक रेयर इन्फेक्शियस डिजीज है। ये शरीर के किस अंग को अफेक्ट करती है? इट सीवियरली अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में से किस अंग को अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस पैम, इसका नाम है, सॉरी, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस क्या होता है ध्यान रखिएगा, आपको पता हो तो जब एंसेफेलाइटिस होता है, हमने नाम सुना होगा जापानीज एंसेफेलाइटिस, उसमें क्या होता है, ब्रेन, राइट। ब्रेन में क्या होती है, सूजन यानी ब्रेन इन्फ्लेमेशन। ब्रेन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन आ जाती है। तो नाम से पता पड़ रहा है कि इसका नाम मेनिंगो एंसेफेलाइटिस है, तो किसका संबंध होगा इससे? ब्रेन से होगा, ना हार्ट से, ना लीवर से, ना लंग्स फेफड़ों से, राइट। चलिए बात करते हैं इस डिजीज के बारे में कि सबसे सीवियर इफेक्ट होता है इसका ब्रेन के ऊपर, और इसमें क्या होता है कि ऑलमोस्ट 10 to 18 डेज बाद तो उस पर्सन की फैटल डेथ भी होती, फैटेलिटी फैटेलिटी हो जाती है, मतलब उसमें मृत्यु हो सकती है। बहुत ही सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज है, राइट। इट इज नेम्ड एज प्राइमरी अमीबिक meningoencephalitis PAM. It is a rare infectious disease caused by the Naegleria fowleri. ध्यान रखिएगा, नेगलेरिया फोलेरी इस नाम का अमीबा है
इसे कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा, मस्तिष्क को खाने वाला एक अमीबा है, जो क्या है, एक सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग अमीबा है। इसका नाम क्या है, नेग्लेरिया फ्लोरेरी। इससे जो डिजीज होती है पैम, इसका दूसरा नाम क्या है, नेग्लेरियासिस। याद रखिएगा आप, ये डिजीज का नाम क्या है, नेग्लेरियासिस है। इसका दूसरा नाम है बीमारी का पैम का, राइट। ये तो बात हुई कि ये होता किससे, ये होता है हमारे अमीबा से। किससे होता है, अमीबा से। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन ये, कंटेक्स्ट ये है, बिकॉज केरल में ये बीमारी कुछ दिनों पहले आई थी। इसका ट्रेस जो है जाता है मलेशिया की तरफ, मलेशिया, बांग्लादेश, राइट। और अभी केरल में से केसेस देखे गए हैं जिसमें क्या हुआ है, एक यंगस्टर की इससे डेथ हो गई है, और एक यंगस्टर जो है इससे रिकवर भी हुआ है रिसेंटली। बेसिकली जो अमीबा है इस प्रकार का, ये कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर में, यानी मीठे पानी में, वार्म फ्रेश वाटर में। जो गर्म मीठा जल होता है उसका सोर्स कौन क्या हो सकता है, कोई झील हो सकती है, लेक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, स्विमिंग पूल्स हो सकते हैं, स्प्लैश पैड्स हो सकते हैं, सर्फिंग पार्क्स हो सकते हैं, या कोई अदर जो हमारी रिक्रिएशनल वेन्यूज होते हैं, जो मनोरंजक स्थल होते हैं जहां पर कि पानी को साफ नहीं किया जाता, यानी द वाटर विच इज नॉट क्लोरिनेटेड और मिनिमली क्लोरिनेटेड, जहां पर पानी की शुद्धता को मेंटेन नहीं किया जाता है, वहां पर जो अमीबा, इस तरह का अमीबा है, ये ग्रो करता है। और ये एंटर कहां से करता है, थ्रू दी नोज। अब जानते हैं पानी में है तो कोई स्विमिंग करने जाएगा, उसके नाक से एंटर करेगा और ये कहां तक पहुंचेगा, ब्रेन तक, और ये इन्फ्लेमेशन करके व्यक्ति में क्या होता है, सिम्टम्स कैसे नजर आते हैं कि इसको डिजीज हुई है, बाई ऑब्जर्विंग हेडेक, फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग, मतलब सिरदर्द होना, बुखार आना और वोमिटिंग होना, उल्टी होना, इस प्रकार के सिम्टम्स। ये क्या होता है कि सिम्टम्स जो है बहुत ही सीवियरिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवर द नेक्स्ट 7 to 10 days। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की जब बीमारी होती है तो कोई स्पेसिफिक इसकी मेडिसिन हमारे पास अभी है नहीं। हम कुछ जो ऐसे मेडिसिन हैं जो कि फीवर को ठीक करने के लिए काम लेते हैं, वही मेडिसिन दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, जिसमें कौन कौन सी दवाइयां आती हैं, एम्फोटेरिसिन बी, एजिथ्रोमाइसिन, फ्लूकानेजोल, रिफेम्पिसिन। रिफेम्पिसिन आपने सुना हो तो ये हम टीबी होता है, MDR-TB, MDR-TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, उसके अंदर भी देते हैं ये, मिल्टेफोसिन एज वेल एज दी डेक्सामेथेसोन। इस प्रकार की कुछ डिजीज है, इस प्रकार की कुछ ये ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, उनका कॉम्बिनेशन बना कर देते हैं इस प्रकार के केसेस में, टू ट्रीट दी पैम। लेटर क्या होता है कि देखिए जो ये सिम्टम्स हैं, धीरे धीरे अगर इनको ट्रीट ना किया जाए, क्योर ना किया जाए, तो इससे क्या होता है, स्टिफ नेक की जैसी समस्या होती है, मतलब गर्दन में उस व्यक्ति की जकड़न सी होती है, कंफ्यूजन होता है, उस व्यक्ति को भ्रम होने लगता है, साथ ही साथ हेलुसिनेशन, और साथ ही क्या होता है, कोमा जैसी स्थिति, कोमा भी उसको हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है व्यक्ति अगर उसका टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए, इसलिए बड़ी बड़ी सीवियर डिजीज है। नेक्स्ट इज, ये न्यूज स्पोर्ट्स है कि लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, इनका संबंध किस खेल से है, लिएंडर पेस एज वेल एज दी विजय अमृतराज बिलोंग्स टू बी स्पोर्ट। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस और टेनिस। देखिए इसका राइट आंसर है, आपने खूब नाम सुना होगा महेश भूपति जी और लिएंडर पेस का, तो लिएंडर पेस एक नाम हो सकता है आपने ये नाम नहीं सुना हो विजय अमृतराज जी का, बट लिएंडर पेस जो है इनका नाम सुना होगा, ही बिलोंग्स टू द स्पोर्ट ऑफ टेनिस, टेनिस से संबंध है इनका। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में, इनमें इन दोनों खिलाड़ियों का भारत का नाम नॉमिनेट किया गया, इन्हें इंक्लूड किया गया है। द फॉर्मर इंडियन टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, ये विजय अमृतराज जी जो हैं ये कंट्रीब्यूटर रहे हैं, इन्होंने इस खेल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके विकास में, इसके प्रमोशन में विजय अमृतराज जी, इनको किया गया इंक्लूड इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के अंदर। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लेते हैं लिएंडर पेस के बारे में। इनका क्या है, ये भारत के एकमात्र टेनिस प्लेयर हैं जिनको किसी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लगा हो, कोई ओलंपिक के अंदर मेडल मिला हो, वो मिला है 1996 के अटलांटा ओलंपिक्स में। अटलांटा ओलंपिक्स के अंदर मिला है इन्हें ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक मिला है किसको, लिएंडर पेस को। भारत की ओर से टेनिस में मेडल प्राप्त करने वाले ओलंपिक खिलाड़ी कौन है, लिएंडर पेस, ये आप याद रखिएगा। और इन्होंने भारत को जो है 3 दशक तक स्पोर्ट्स के इसमें रिप्रेजेंट किया है,
इस खेल में, और 2021 में इन्होंने लिया था रिटायरमेंट फ्रॉम दी स्पोर्ट ऑफ टेनिस, राइट। लिएंडर पेस ने क्या किया है, 18 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते हैं, जिसमें से क्या है 8 जीते हैं मेंस डबल में और 10 जीते हैं मिक्स्ड डबल्स में। ठीक है, डबल्स आप जानते हैं मेंस डबल क्या होता है, जिसमें दोनों खिलाड़ी कौन होंगे, मेल, राइट। मिक्स डबल में क्या होता है, एक खिलाड़ी होता है पुरुष, एक होती है महिला, ये होता है मिक्स डबल, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि मिक्स डबल में इन्होंने कितने जीते हैं मेडल, 10 जीते हैं, 8 जीते हैं मिक्स डबल में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनको अटलांटा ओलंपिक 1996 के अंदर क्या मिला है, एक ब्रॉन्ज मेडल। ही इज द ओनली प्लेयर ऑफ इंडिया टू सिक्योर मेडल इन ओलंपिक गेम्स। अब विजय अमृतराज जी जो क्या है, ये कंट्रीब्यूटर कैटेगरी के अंदर आए हैं, इन्होंने अपना योगदान दिया है, ठीक है। अब ये कैटेगरी जो कंट्रीब्यूटर कैटेगरी है, ये किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी इंक्लूड कर सकती है, किसी संस्था को कर सकती है, किसी ग्रुप को कर सकती है, जिन्होंने इस स्पोर्ट में सिग्निफिकेंट एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, महत्वपूर्ण छाप छोड़ी हो। अब आपके लिए एक फैक्ट और काम का है यहाँ से, यूनाइटेड नेशंस मैसेंजर ऑफ पीस, संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं वर्ष 2001 में। याद रखिए कि इन्होंने, विजय अमृतराज जी हैं, ये भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं, फर्स्ट इंडियन है टू सर्व एज दी यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर ऑफ पीस, संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में इन्होंने नॉमिनेट किया गया था इन द ईयर 2001, 2001 में इनको नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, MISS, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इसका नाम है संशोधित ब्याज अनुदान योजना। ये जो स्कीम है, ये किन दो संस्थाओं के द्वारा, किस संस्था के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेकंड इज नाबार्ड, थर्ड इज RBI नाबार्ड, फोर्थ RBI और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विच इज RBI एंड नाबार्ड। जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसका अब तक मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर है, किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, KCC होल्डर्स, इनको क्या करना, 3 लाख तक का, 3 लाख तक का देना लोन, शॉर्ट टर्म लोन, राइट। अब तक ये हो रहा था। और जो KCC स्कीम है, ये कब लॉन्च की गई थी, इट वॉज लॉन्च वे बैक इन द ईयर 1998, 1998 के अंदर ये स्कीम जो है किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की गई थी, जिससे क्या हो, किसानों को कृषि और उसकी सहायक गतिविधियों के लिए क्या मिले, कुछ वित्तीय सहायता मिल सके, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वित्तीय संस्थाओं से। इसमें कितना प्रावधान था अभी तक, 3 लाख रुपए का। अभी गवर्नमेंट ने रिवाइज करने का प्लान सोचा है, दैट वी विल इंक्रीज इट टू 3 to 5 लाख रुपीस, कि मतलब अब जो अपर लिमिट है वो कितनी करेंगे, 5 लाख रुपीस, राइट। यहां तक क्लियर होगा आपको। थोड़ा बात करते हैं स्कीम के बारे में। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम विच इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एज वेल एज नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है, द स्कीम इज specifically designed for the farmers, which aims to provide short term credit to farmers at the subsidized interest rate। क्या है, ऐसी ब्याज दर जिसमें कि छूट दी गई हो। और ये कब शुरुआत हुई है, जो ये स्कीम कर रहे हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ब्याज अनुदान योजना, ये लॉन्च की गई थी खरीफ सीजन 2006 एंड 7 में। और KCC कब किया गया था, इन द ईयर 1998, ये आपको याद रहेगा योग। अब इसमें क्या है, इसे इंप्लीमेंट कर रही है हमारी दो संस्थाएं, नाबार्ड और RBI। नेक्स्ट इज कंटेक्स्ट बता दिया आपको कि पहले अपर लिमिट थी 3 लाख रुपए, उसे कितना करना बढ़ा करके ₹5 लाख, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया आपके लिए। अब इसमें क्या होता है, KCC के तहत कोई फार्मर, कोई किसान अगर लोन लेता है ना, उसे मिलता है अभी तक 3 लाख रुपए का, अप टू ₹3 लाख। और उसमें एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है, फिक्स इंटरेस्ट रेट है कितनी, 9%। अब जो 9% है, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, 2% की देती है छूट, 2% का रिबेट मिलता है इसके अंदर, किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब पीछे कितना बच जाती है, ये 7%, राइट। अब ऐसे किसान जिन्होंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये लोन लिया है, अगर वो टाइमली इसका रीपेमेंट कर देते हैं,
टाइमली रीपे कर देते हैं, टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन, उन्हें मिलता है 3% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। तो बताइए कितना था, शुरुआत में था इसका 9% इंटरेस्ट रेट था, 9% ब्याज दर थी, जिसमें से 2% करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बन जाता है 7%, राइट। अब इसमें से होता है -3%, किस केस में होगा, जब कोई व्यक्ति टाइमली इसका रीपेमेंट कर दे, लोन चुका दे। तो लास्ट में एक्चुअल इंटरेस्ट कितना हुआ, 4%, इसीलिए इसका नाम है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये किसानों को मोटिवेट करती है कि आप है ना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से लोन लो और अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज को ग्रो करो। तो यहाँ सारी बात यही की गई है। इसका बेनिफिट क्या है, इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर दी पोस्ट हार्वेस्ट लोन्स। होता क्या है, देखिए किसान ने खेती कर ली, उसका सारा उपज खेत में रखा है, किसी गोदाम में रखा है। अब उसमें क्या होता है कि कई बार किसी नेचुरल डिजास्टर से, किसी और कारण से क्या हो सकता है, उनको लॉस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में किसानों को जो है डिस्ट्रेस सेल ना करना पड़े। डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, किसी प्राकृतिक कारण से या मानव जनित कारण से अगर किसानों को अपनी उपज को बहुत ही कम दामों के अंदर बेचना, लोवेस्ट प्राइस पर, लो प्राइस पर अगर बेचना पड़ रहा है, इट इज नॉन एज डिस्ट्रेस सेल, राइट। इसे कहते हैं डिस्ट्रेस सेल। इससे किसानों को बचाना थ्रू दी इंस्टीट्यूशनल लोन बाय यूजिंग किसान क्रेडिट कार्ड, राइट। अब यहाँ बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की। फर्स्ट इज क्वेश्चन है, विच इज द बिगेस्ट ग्रुप इन द इंडियन कंटिजेंट फॉर द पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक के लिए जो भारतीय दल गया है, उसमें सबसे बड़ा समूह किस खेल का है। पहला शूटिंग, सेकंड एथलेटिक्स, थर्ड हॉकी और फोर्थ है टेनिस। ठीक है, इसका राइट आंसर है एथलेटिक्स। इसमें टोटल जा रहे हैं हमारे 29 प्लेयर्स। कितने, 29। 11 तो मेल है और 18 है फीमेल प्लेयर्स, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इंडिया विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दी 117 एथलीट्स। 117 तो हमारे एथलीट जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं इसमें 140 सपोर्ट स्टाफ। तो कुल कॉन्टिजेंट जो हमारा कुल दल कितने का हो गया, 257 का। 140 क्या है इसके अंदर, इसमें हमारे कोच है, मेडिकल टीम है और सपोर्ट स्टाफ 140 के अंदर। टोटल स्ट्रेंथ हमारी 257। इससे पहले क्या हुआ था, जो हमारा टोक्यो ओलंपिक था, उसमें हमारे संख्या थी 119, 119 खिलाड़ी गए थे किसमें, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के बारे में। तो एथलेटिक्स ग्रुप इज द लार्जेस्ट ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 29 प्लेयर्स। 29 खिलाड़ी हैं इसमें, 11 महिलाएं और 18 पुरुष हैं। इसके बाद शूटिंग आता है, जिसमें कितने हैं, 21 प्लेयर हैं। इसके बाद हॉकी है 19 प्लेयर, फिर टेबल टेनिस में 8 प्लेयर हैं और बैडमिंटन में 7 खिलाड़ी हैं। और जो बैडमिंटन है उसमें हमारी जो ओलंपिक मेडलिस्ट है पीवी सिंधु, ये भी उस टीम का हिस्सा है। हमने बात कर ली टोक्यो ओलंपिक्स की कि इसमें हमारा कितना कंटिजेंट था, इट वाज 119 मेंबर। इसमें कितने मेडल मिले हैं, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल मिले हैं। और अब तक इंडिया का ये बेस्ट अचीवमेंट रहा है इन दी ओलंपिक गेम्स। रिसेंटली क्या हुआ है, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, बिकॉज बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं मिस्टर जय शाह अनाउंस दैट बीसीसीआई विल प्रोवाइड ₹8.5 करोड़ टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर द इंडियन कंटिजेंट पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस ओलंपिक 2024। जो 33वें हमारे ओलंपिक खेल हो रहे हैं पेरिस में, 33rd ओलंपिक खेल हो रहे हैं, ओलंपिक समर ओलंपिक्स हैं, ये हो रहे हैं पेरिस में। तो इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितना देगा, भारतीय ओलंपिक संघ के जो एथलीट्स हैं, खिलाड़ियों ने कितना पैसा मिलेगा, 8.5 करोड़ बाय दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, मतलब बीसीसीआई के द्वारा। एक अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि अब देखने की जो हमारे इंडियन एथलीट गए हैं पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने, जो कि 26 जुलाई शुरू होने वाला है इन दी पेरिस ओलंपिक फ्रॉम 26 जुलाई। तो जो भारतीय सेना है, इंडियन आर्मी है, उनके कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि नीरज चोपड़ा भी है, ध्यान रखेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विच इज 24। ना 22, ना 20, ना 23, इट इज 24। 2 महिला खिलाड़ी भी हैं, जो पहली बार की भारत की सेना से 2 महिला खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 24 पर्सनल आर फ्रॉम द इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्सेज आर पार्टिसिपेटिंग इंक्लूडिंग द जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा। और 2 महिला खिलाड़ी हैं, वो भी हमारे पार्टिसिपेट कर रही हैं इस पेरिस ओलंपिक गेम में। जो कुल
117 खिलाड़ी गए। इसमें क्या है, 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम थे उसकी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही है हमारी हवलदार जैस्मीन लंबोरिया। लंबोरिया लंबोरिया है, आप जैसा ऐसे करना चाहें प्रोनाउंस प्रोनाउंस, आई होप कि आपको नाम याद रह जाएगा। जैस्मीन जो है हमारी हवलदार है, इन्हें मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज। ये पहली बार कर रही पार्टिसिपेट। साथ ही 2023 के जो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मिला था हमारी रितिका हुड्डा जी को। जो रितिका हुड्डा जी हैं और जैस्मिन लंबोरिया जी हैं, ये दोनों करनी पहली बार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से पार्टिसिपेट इन एनी ओलंपिक फॉर दी फर्स्ट टाइम। पहली बार भारत की ओर से सेना के जो जवान है उनमें से कोई 2 महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है। अब ये कुछ छोटी न्यूज है, न्यूज एट ग्लांस हम देख लेते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है। तो एक टूर्नामेंट है स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट। स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट है, ये जीता किसने है? तो ये युगल मतलब जोड़ी है, पैर है, इंडिया की यूकी बम्बोरी है, यूकी बम्बोरी, और फ्रांस के खिलाड़ी है अल्बैनो ओलिवेट। इन्होंने जीता है स्विस ओपन एटीपी टूर टेनिस टूर्नामेंट ऑफ 2024। इन्होंने जीता मेंस का डबल टाइटल, राइट। अब हम बात करें यूकी बम्बोरी की, तो थर्ड एटीपी डबल्स टाइटल है किसके लिए? यूकी बम्बोरी नहीं, सो माफ कीजिएगा, यूकी बाम्बरी है। इनके लिए तीसरा एटीपी टेनिस टूर्नामेंट अवार्ड है, डबल्स का टाइटल है। और सेकंड जीता इन्होंने एल्बेनो ओलिवेटी के साथ। याद रखिएगा, इनका डबल्स का टाइटल तो तीसरा है, लेकिन जो प्लेयर है फ्रांस के एल्बेनो ओलिवेटी, इनके साथ दूसरा अवार्ड है ये। नेक्स्ट इज नीपा वायरस। देखिए ये वायरस जो है काफी न्यूज में रहा है काफी दिनों से, ड्यू टू सम इंसिडेंसेस इन फ्रॉम केरला। कुछ केरल से क्या है केस रिपोर्ट किए गए हैं, इसीलिए इसी के चलते ये न्यूज में रहा है। निपा वायरस क्या है? इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू कांटेक्ट विद द बॉडीली फ्लूइड ऑफ इन्फेक्टेड पेट्स। जो संक्रमित चमगादड़ होते हैं उनसे इसका संक्रमण फैलता है किसके अंदर? जैसे कि पिग्स होते हैं, सुअर, डॉग्स कुत्तों में, कैट्स में, बकरियों में, घोड़ों में और शीप में। इस प्रकार के जानवरों में इन्फेक्शन फैल सकता है, और इससे कहां फैलता है? इंसानों में, टू ह्यूमंस, राइट। जो फ्रूट बेट्स होते हैं ये इसका एक क्या करते हैं, नेचुरल रिजर्वोयर है एज दी होस्ट ऑफ नीपा वायरस। जो पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था वो हुआ था इन द ईयर 1999। 1999 के अंदर पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था नीपा वायरस का, ये हुआ था मलेशिया के अंदर। याद रखिएगा आप, मलेशिया में पहला केस रिपोर्ट किया गया था 1999 के अंदर। अब हम बात करें कि क्या इसका ट्रीटमेंट है। देखिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जिस तरह हमने वो डिजीज पढ़ी थी अमीबा से होने वाली, नेग्लिरियासिस, नेग्ली जो नेग्लिरियासिस डिजीज है इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। साथ ही साथ जो हमने पढ़ा नीपा वायरस, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन कुछ क्या सिम्टम्स होता है जैसे कि फीवर, हेडेक, कफ, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, ब्रेन की स्वेलिंग, एंसेफेलाइटिस का, इस तरह की बीमारियां, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इसी को ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर इसमें देरी हो जाए तो क्या होता है, इसकी जो फैटेलिटी है, मृत्यु दर कितनी है, बहुत ज्यादा है, 40 to 75% अकॉर्डिंग टू WHO। इस प्रकार की बीमारी में जो डेथ होती है वो उसकी परसेंटेज ज्यादा है, अबाउट 40 to 75%। तो काफी सीरियस कंसर्न हमारे लिए ये। एक हम बात करते हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी की। ये इसरो का एक मिशन था एस्ट्रोसैट, उसके इंचार्ज थे ये। कौन है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी। इनको एक अवार्ड मिला है TOSPAR हैरी मैसी अवार्ड 2024। अब क्यों मिला इन्हें? बिकॉज ये थे एस्ट्रोफिजिसिस्ट, राइट। और ये अवार्ड दिया गया इनको साउथ कोरिया में। सो एस्ट्रोसैट जो मिशन था जिसके इंचार्ज थे, ये क्या था, भारत का पहला फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था, जिसका लक्ष्य क्या था, जो हमारे सेलेस्टियल सोर्सेज हैं मतलब स्टार्स हैं उनकी स्टडी करना इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट थ्रू एक्सरे, ऑप्टिकल एंड यूवी स्पेक्ट्रल बैंड। अलग अलग बैंड होते हैं हमारे, एक्सरे, यूवी बैंड, उनके द्वारा क्या स्टडी करना, एस्ट्रोनॉमी बाय ऑब्जर्विंग द डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी, डिफरेंट स्टार्स। एक भारतीय खिलाड़ी हैं कुश मैनी, याद रखिएगा, इन्होंने एक रेस जीती है फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस। ये कहाँ जीती इन्होंने? हंगरी के अंदर, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? कुश मैनी है। कुश मैनी भारत के व्यक्ति हैं जिन्होंने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स।
अच्छा, एक थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम 2 दिन का, फिर 15 और 16 जुलाई का। राइट, तो पहला पहला जो हमारा पढ़ा था न्यूज वो था कि नीति आयोग का एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज हुआ था फोर्थ। इन दी फोर्थ एडिशन ऑफ द एसडीजी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स ऑफ नीति आयोग, द एवरेज स्कोर ऑफ इंडिया वाज 71। ये इंप्रूव हुआ है, पहले 66 था लास्ट इंडेक्स जब 2020-21 में आया था 2021 में, और उसके बाद से ये कितना हुआ इंक्रीज होकर के 5 पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है इसमें 4 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज है एस्पायरेंट, एस्पायरेंट जिसका स्कोर आता है स्टेट का या देश का कितना आता है 0 से 49 के बीच में, वो इसमें रहते हैं एस्पायरेंट। फिर आता है परफॉर्मर कैटेगरी, परफॉर्मर इसमें आते हैं 50 टू 64 स्कोर के बीच में। तो ध्यान रखिएगा भारत में कुल 4 स्टेट ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है फ्रंट रनर की, फ्रंट रनर ये आती है 65 टू 99। तो जो बाकी बचे हुए राज्य और यूनियन टेरिटरीज है वो किस में आते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में। लास्ट बचता है हमारा अचीवर कैटेगरी। तो होपफुली इस कैटेगरी में कोई भी स्टेट नहीं है और इस कैटेगरी के अंदर भी कोई स्टेट नहीं है। ध्यान रखिएगा ना तो लोअर पे ना टॉप पे है, हम जो सारे स्टेट और ड्यूटीज हैं बीच की 2 कैटेगरीज के अंदर है, याद रखिएगा। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये होती है बाई एनियल यानी 2 वर्ष में होने वाली एक्सरसाइज है पिच ब्लैक, जो किसके बीच में होती है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और ये रिसेंटली कहाँ हुई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंडक्ट की गई है। अब क्या बात करते हैं, एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार 2024। ये किसको दिया गया है तो आंध्र प्रदेश में एक संस्था है रायतू साधिकार संस्था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जो नेचुरल फार्मिंग है उसको अचीव करना। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम है जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा रायतू साधिकार संस्था के द्वारा। इसे दिया गया है 2024 का गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए 2024 का गुलबेंकियन पुरस्कार। अब कुछ टाइम पहले क्या हुआ, पीएनबी है पंजाब नेशनल बैंक, इनके द्वारा एक सेफ्टी नेट लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द इंटरनेट एज वेल एज द मोबाइल बैंकिंग यूजर्स, जिसका नाम था सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म। ये नाम याद करिएगा आप, सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है एक काइंड ऑफ लेयर होती है सिक्योरिटी की, जिसमें क्या होता है कि अपर लिमिट लगा दी जाती है, अपर लिमिट फॉर डेली ट्रांजेक्शन ऑन टाइम डिपॉजिट्स। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के पास कोई एज्ड पर्सन है, कोई वृद्ध व्यक्ति है जिनको इतना वो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, अगर उनके अकाउंट में अगर आप उनके अकाउंट में लिमिट लगा दी जाएगी, मान लीजिए कुल अकाउंट में पेमेंट है 10 लाख रुपीस, एक दिन के अंदर सिर्फ 10,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या होगा 9,90,000 रुपए सेफ रह सकते हैं। बिकॉज इन केस ऑफ साइबर अटैक, साइबर अटैकर्स विल ट्राई टू विड्रॉ द एंटायर मनी और ट्रांसफर द एंटायर मनी टू दी अननोन अकाउंट। उस केस में क्या होता है एक तरह का ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म। राइट, इसके बारे में इतनी बात है। नेक्स्ट इज कार्लोस एल्कारेज। अभी आप सब जानते हैं कि विंबलडन टूर्नामेंट हुए हैं, सबसे पहले होते हैं हमारे कुल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं। पहला है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन, फोर्थ है यूएस ओपन। तो यूएस ओपन होने वाला है सितंबर के आसपास, और अभी जो हुआ है विंबलडन टूर्नामेंट मेल और फीमेल के लिए। तो जो कार्लोस एल्कारेज इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को, ये सर्बियन प्लेयर है नोवाक जोकोविच, इनको हराया है विंबलडन के फाइनल में, और इन्होंने जीता है, एल्कारेज का है दूसरा अवार्ड, ये सेकंड है, याद रखिएगा। इससे पहले क्या है रोजर फेडरर है, इन्होंने जीता है विंबलडन टूर्नामेंट 8 बार सर्वाधिक। सेकंड पे आते हैं नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीता 7 बार। यदि ये नोवाक जोकोविच ये टूर्नामेंट जीतते तो रोजर फेडरर का जो 8th टाइटल है, 8 टाइटल्स हैं, इनको भी इक्वल कर लेते, याद रखिएगा आप। एक हमारा इंस्टीट्यूट बड़ा न्यूज में रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ड्यू टू चांदीपुरा वायरस क्या हुआ है कि 1965 में महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है चांदीपुरा, वहां से एक वायरस ओरिजिनेट हुआ था, उसी के नाम पे द वायरस हैज बीन नेम्ड एज दी चांदीपुरा वायरस। और इसके कुछ केसेस देखे गए हैं कहां पे
चांदीपुरा वायरस, जो कि फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था इन दी 1965 इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर चांदीपुरा नाम की जगह पर पहली बार ये वायरस डिटेक्ट हुआ था, इसी के नाम पर रखा है चांदीपुरा वायरस। और इसी कुछ केसेस पाए गए गुजरात के अंदर, कहां पर दिए गए? गुजरात के बनासकांठा रीजन में, राइट। वहां पर कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी, और इस रिगार्डिंग इसकी स्टडी करने के लिए जो स्ट्रेन से वो भेजे गए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के अंदर, राइट। ये कहां पर है? पुणे के अंदर अवस्थित है। जब शुरुआत में इसकी स्थापना की गई थी तो उसका नाम था 1952 के अंदर एज दी वायरस रिसर्च सेंटर, वीआरसी के नाम से था, लेकिन 1978 में इसको बदल कर दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। याद रखिएगा आप, 1952 में स्थापना होती है एज दी वायरस रिसर्च सेंटर, और 1978 में इसका नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि कहां है? पुणे के अंदर एस्टैब्लिश्ड है। ये क्यों न्यूज में रहा? बिकॉज ऑफ दी चांदीपुरा वायरस। ये कहां देखा गया? गुजरात के अंदर। पहला केस कहां पाया गया? 1965 के महाराष्ट्र में, राइट। ये देखिए, द चांदीपुरा वायरस फर्स्ट रिपोर्टेड इन दी चांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन दी स्टेट ऑफ इन दी ईयर 1965। ये हमने डिस्कस कर लिया है। एक इस बात हमने पढ़ा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हम चाहते हैं ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसको इंक्रीज करें, साथ ही साथ हमारी एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूल बने, उसके लिए सरकार के द्वारा 2022 में स्कीम लॉन्च की गई थी, पीएम श्री स्कूल योजना। इसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। याद रखिएगा आप, ये बेसिकली 5 साल के लिए फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2027। और इसके तहत क्या होगा? स्कूल का डेवलपमेंट किया जाएगा, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें क्या होगा? जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इम्प्लीमेंटेशन का, विच विल बी डिवाइडेड बिटवीन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज दी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में क्या होगा? वित्त का बंटवारा होगा टू इंप्लीमेंट दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पीएम श्री स्कूल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द गवर्नमेंट विल डेवलप 14,500, मतलब 14,500 से अधिक स्कूलों को डेवलप किया जाएगा एज दी पीएम श्री स्कूल। उसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड क्या रहेगा? 2022-23 से 2026-27 तक। ये आप याद रखिएगा। न्यूज में क्यों रहा था? बिकॉज द स्टेट ऑफ पंजाब, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल डिनाइड, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं किया था, तो उनको कुछ फंड रिलीज नहीं हुए थे, इसलिए स्कीम न्यूज में रही थी पीएम श्री स्कूल। वो हमारे लिए काम करनी, हमारे लिए काम का कि स्कीम क्या है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक हरेला फेस्टिवल है, हरेला फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट करते हैं, जिसे कहते हैं डे ऑफ ग्रीन, ठीक है, हरियाली का दिवस कहते हैं हरेला। ये मनाते हैं, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं रीजन, वहां पर प्रतिवर्ष मनाते हैं हरेला फेस्टिवल। इसके अंदर क्या होता है कि इस दिन से पहले आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के आसपास ही मनाते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कुछ 7 या 10 दिन पहले करीब 7 प्रकार के सीड्स होते हैं, 7 काइंड ऑफ सीड्स जो हैं उनको बोया जाता है, और वो जब अंकुरित होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इस बार अब जो हमारा सोइंग सीजन है वो अच्छा होगा, और इस दिन को सेलिब्रेट करने के अगले दिन जो है सोइंग की जाती है, मतलब बीज बोए जाते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में। एक ध्यान रखिएगा आप, एक कंपटीशन हुआ था डीडी रोबोकॉन। डीडी रोबोकॉन क्या है? एक रोबोट कंपटीशन था जो ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर बाय दी आईआईटी दिल्ली एंड प्रसार भारती। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली के द्वारा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था, विच इज नोन एज दी रोबोट कंपटीशन डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024। इसमें जीता कौन है? इसमें जीता है निर्मा यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जीता है निर्मा। और सेकंड नंबर पर है पिंपरी चिंचवाड़ का एक कॉलेज है, पिंपरी चिंचवाड़, ये है पुणे का कॉलेज, ये रहा है सेकंड नंबर पे, याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर निर्मा यूनिवर्सिटी है, सेकंड है पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज पुणे। ये जो प्रसार भारती है, ये क्या है? हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। प्रसार भारती इज द पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच हैज 2 विंग्स। एक तो इसके अंदर आता है आकाशवाणी, आकाशवाणी, एक होता हमारा दूरदर्शन। ध्यान रखिएगा, प्रसार भारती के अंदर ही आते हैं हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन। प्रसार भारती, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब 2 चैंपियनशिप हुई थी, एक हुआ था
यूरो कप, एक हुआ था कोपा अमेरिका कप। तो यूरो कप 2024 जो हुआ है इसमें स्पेन जीता है फोर्थ टाइम, इसने हरा है इंग्लैंड को। द स्पेन वॉन इट्स फोर्थ टाइटल यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप टाइटल इन हिस्ट्री बाय डिफीटिंग इंग्लैंड बाय 2-1। 2-1 से इंग्लैंड को हराकर जीता है कौन? स्पेन जीता है इन दी फाइनल ऑफ यूरो कप 2024। और सर्वाधिक बार जीतने वाला स्पेन ही है इस समय, क्योंकि यूरो कप जब तक हुआ है कुल 17 बार हुआ है, 17 बार हुआ है, इसमें 4 बार जीता है स्पेन ने, स्पेन 3 बार जीता है जर्मनी, और 2 बार जीता है इटली। राइट, एक तो यूरो कप की बात की हमने, एक हुआ था चैंपियनशिप कोपा अमेरिका कप। कोपा ये जीता है देखिए अर्जेंटीना ने, ये याद रखेगा, अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया। अर्जेंटीना ने इसको डिफीट किया, अर्जेंटीना रहा है इसका विनर। इसका कोपा अमेरिका कप का, कोपा अमेरिका कप का कौन जीता रहा है? अर्जेंटीना रहा है, हराया किसको? कोलंबिया को। राइट, अब थोड़ी बात करते हैं हम जो विंबलडन टूर्नामेंट में विमेंस के विमेन चैंपियनशिप हुई है, उसमें चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं बारबरा क्रेजिकोवा। बारबरा क्रेजिकोवा ने इटली की जो जैस्मिन पाओलिनी है उनको हराकर अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता और पहला विंबलडन जीता है। ध्यान रखिएगा, चेक रिपब्लिकन प्लेयर बारबरा क्रेजिकोवा डिफीटेड द इटलीज जैस्मिन पाओलिनी and secured his second Grand Slam title as well as the first Wimbledon title in 2024. राइट, अब हमारे सामने है कि एनएससी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये न्यूज में क्यों रही है? बिकॉज क्या हुआ है कि जो हमारे पवन कपूर जी हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है एज दी डेप्यूटी एनएसए, इसलिए हमारे न्यूज में रहती है कि एनएसए का रोल क्या होता है। और हमने पढ़ा था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कब बनाई गई थी, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1998 बाय द देन गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। और जो पहले एनएसए थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। वर्तमान में कौन है हमारे? वर्तमान में आप सभी जानते होंगे, वेल नोन पर्सन है मिस्टर अजीत डोवाल, ये करंट में एनएसए हैं। बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टू आइडेंटिफाई द थ्रेट आउटसाइड इंडिया एज वेल एज दी टू प्रोवाइड प्रिंसिपल एडवाइजेस टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको सुरक्षा के मामलों में सलाह देना किसका काम है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का। राइट, इसमें इसके हेड सेक्रेटरी कौन होते हैं? एनएसए, ये होते हैं सचिव होते हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट की जाती है कमेटी के द्वारा, एक पैनल के द्वारा, जिसमें कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, और मेंबर होते हैं होम मिनिस्टर। ये आप याद रखिएगा, होम मिनिस्टर होते हैं इसके मेंबर, और पीएम इस पैनल के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है एनएसए की। राइट, और इनका जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर कौन कौन से लोग मेंबर होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, डेप्यूटी एनएसए हमने पढ़ा पवन कुमार जी हैं जिनको पवन कपूर जी को अपॉइंट किया गया है। एक होते हैं हमारे एडिशनल एनएसए, ये तो होते ही हैं, साथ ही साथ कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर होते हैं कुछ मंत्रालय, फाइनेंस, होम, डिफेंस, फॉरेन, ये कुछ मंत्रालय, फाइनेंस वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इनके जो मंत्री होते हैं वो भी इसके मेंबर होते हैं। याद रखिएगा आप, किसमें? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और बेसिकली देखा जाए तो टू दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए कल क्या था? कल थी डेट 22 जुलाई। 22 जुलाई, इस दिन क्या मनाते हैं? एक तो कल दिन था नेशनल मैंगो डे, नेशनल हमने पढ़ा भी था, दैट नेशनल मैंगो डे। नेशनल मैंगो डे मनाते हैं, साथ ही मनाते हैं हम नेशनल फ्लैग डे, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको अडॉप्ट किया गया था, नेशनल फ्लैग डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब किया गया था?
इन द ईयर 1947 बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत के आजाद होने से पहले हमने हमारा राष्ट्रीय ध्वज अडॉप्ट किया था। ऑन विच डेट? 22 ऑफ जुलाई। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कर लेते हैं इसके बारे में डिस्कस। जो पहला पॉइंट है वो क्या है इसके बारे में, कि इसे बनाया किसने गया है? तो पहला इसका बनाया गया था पिंगली वेंकैया जी के द्वारा। पिंगली वेंकैया हैं, ये थे आंध्रा के, आंध्र प्रदेश से थे, इन्होंने इसको डिजाइन किया था, जो करंट फॉर्म में हम यूज करते हैं किसको? नेशनल फ्लैग को। सेकंड, हम कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं कि पहली बार जो राष्ट्रीय ध्वज है, जब पहली बार बनाया गया तो उसका रूप अलग था, लेकिन वो किया गया था होस्ट इन द 1906। कहां पर? कोलकाता के अंदर। कोलकाता के अंदर क्या हुआ था? पहली बार होस्ट किया गया था, मतलब फहराया गया था 1906 के अंदर, ध्यान रखिएगा आप। जो शुरुआत में फ्लैग था उसमें क्या था? एक तो क्रिसेंट था और एक था स्टार बना हुआ था। फिर इसमें आता है चरखा, राइट, चरखा आता है, ये आता है 1921 में। 1921 में इसमें क्या होता है? सेंटर में चरखा आ जाता है। और उसी वर्ष क्या आता है 1921 के अंदर? अशोक चक्र। अशोक चक्र भी कब आता है? 1921 के अंदर ही इसमें ऐड होता है, इस फ्लैग के अंदर, ये याद रखिएगा आप। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए और वो आपके लिए क्वेश्चन भी हैं, कि भारत में पहली बार फ्लैग कब फहराया गया, राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया? 1906 में। अब बताइए भारत के बाहर कहाँ फहराया गया और किस ईयर के अंदर फहराया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत के बाहर जो पहली बार भारत का ध्वज फहराया गया वो था देश जर्मनी। कहां पर? जर्मनी के अंदर फहराया गया। अब आपको बताना है कि किस ईयर में, ये आप जाके पढ़िएगा, किस ईयर के अंदर भारत के बाहर जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया किसी और देश के अंदर, राइट। तो आपके लिए काम की बात ये है कि नेशनल फ्लैग डे है वो कब मनाते हैं? एक हमारे पास है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये कब जारी किया गया था? इन दी ईयर 2002। 2002 के अंदर जो है हमने भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसके लिए कोड जारी किया है, जिसमें बताया गया कि जो हमारा फ्लैग होगा, राष्ट्रीय ध्वज होगा, उसका आकार क्या होगा, ठीक है, वो किस तरह बनाया जाएगा, उसे काम में लेने के बाद किस तरह संभाल कर रखा जाएगा, उसका अपमान नहीं करना, साथ ही साथ उसको अगर डिस्पोज करना है तो किस प्रकार से उसे नष्ट करें, वो भी तरीके बताए गए किसके अंदर? अंडर दी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ये आप याद रखेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपको ये बताना है, आप जाके एक बार चेक करिएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी अंडर आर्टिकल 51, अंडर आर्टिकल 51 ए, ये क्या है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको बताना है कि सभी व्यक्ति जो हैं, भारत के सभी नागरिक राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करेंगे। ये किसके आर्टिकल 51 ए के किस भाग के तहत आ गया है, ये बताइएगा। ये आप पढ़िएगा इसको, इसका आंसर है 51 ए है, उसके अंदर कहा गया है कि जो फ्लैग होगा उसको सम्मान किया जाएगा। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, जो हमारे उनकी फ्रीडम फाइटर्स है उनका सम्मान करने की बात की गई है 51 ए के तहत, ये आप याद रखेगा। ये मेन बात थी कि आपको ये पता लगाना है कि जर्मनी में किस वर्ष के अंदर भारत की ओर से भारत का राष्ट्र ध्वज है वो फहराया गया था, कहां पर? जर्मनी के अंदर। किस ईयर के अंदर? पिंगली वेंकैया इन्होंने डिजाइन किया है। यहाँ पे काम की बात, इनका संबंध आंध्र प्रदेश से था। नेशनल मैंगो डे मनाते हैं, नेशनल फ्लैग डे मनाते हैं हम कब? 22 जुलाई 1947 को। आज ही क्लास यही समाप्त करते हैं और आई होप कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो काफी समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। कोई सजेशन है आपकी तरफ से किसी टॉपिक को लेकर के तो वो भी आप बता सकते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और तो चलिए अगली क्लास के अंदर मिलेंगे कुछ सवालों के जवाब के साथ जो हमने डिस्कस किए हैं। आपके लिए 4 क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, 3 to 4 क्वेश्चन, जो कि आपको बताने हैं अपने आंसर में, उन्हें आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 3 क्वेश्चन है कि कमला पुजारी जी हैं जिनका हाल ही में देहांत हुआ, किस क्षेत्र से हैं, कौन सा अवार्ड मिला था, और यूएस के लिए भारत के राजदूत कौन बने हैं।
सेकंड, थर्ड, तीसरा है क्लाउड स्ट्राइक, एक टर्म थी, ये न्यूज में क्यों रही है। 3 क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इनका आंसर पता करिए आप, और इनका आंसर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बी हेल्थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।